हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से ये कुछ चैप्टर लिया हुआ है। अब एन फ्रैंक कौन थी, इसकी हिस्ट्री भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू होता है वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। देखते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, एन फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, अब चूंकि एन फ्रैंक की डायरी से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है तो ओरिजिनली द राइटर इज एन फ्रैंक हरसेल्फ। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या इसका बैकग्राउंड है, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये एन फ्रैंक का ओरिजिनल फोटोग्राफ है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? एनलीज मैरी, या इसको एन फ्रैंक कहा जाता था। ठीक है, 12 जून 1929 और फरवरी मार्च 1945, मतलब 1929 में इनका जन्म हुआ और 1945 में ये एक्सपायर हो गई थी। इसका मतलब उम्र महज 16 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गई थी। तो इस एज पे, इतनी छोटी एज पे एक डायरी लिख देना, और उसमें भी कंटेंट क्या है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन विश्व के बहुत ही अच्छे डायरिस्ट में से इसको गिना जाता है। शी वॉज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल। बॉर्न तो जर्मनी में थी ये, है ना, लेकिन ये ज्यू थी, यहूदी थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। वो कहीं पे छिपे हुए थे और छिपी हुई जगह पे ही उन्होंने ये अपनी डायरी लिखी थी। एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, अपनी फैमिली और चार दोस्तों के साथ में ये एम्स्टर्डम में कहीं छुपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था कि जर्मनी ने नीदरलैंड पे ऑक्यूपाई कर लिया था, उसको उसको देश पर कंट्रोल कर लिया था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजी पावर थी, इन्होंने पूरा अधिकार कर लिया था, तब एन की फैमिली और उसके कुछ दोस्त परिवार ये कहाँ शिफ्ट हो गए थे? ये शिफ्ट हो गए थे एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद में वहीं पे भी उसका नाजी ने अधिकार कर लिया था। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन नाजी पावर जो है, वो शक्ति ने उसने नीदरलैंड्स पर भी अधिकार कर लिया था। तो इसका मतलब अब जहाँ पे ये छिपे हुए थे वहां पे भी नाजी आ चुके थे। एज persecutions अगेंस्ट द Jewish population increased। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ज्यूइश पीपल पर अत्याचार, परसिक्यूशन क्या होता है, अत्याचार बढ़ने लगा। तो क्या हुआ? द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। फैमिली क्या हुआ, फिर और कहीं छुप गई। इन जुलाई 1942, 1942 की जून में ये फैमिली और कहीं जाके छुपी। कहाँ पर छुपी है? इन हिडन रूम्स इन द फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। एन फ्रैंक के फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, और ऑटो फ्रैंक जिस ऑफिस में काम करते थे, उस ऑफिस में ये सब जने जाकर के छिप गए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वहां पर छिपे हुए रहे। द ग्रुप वॉज बीट्रेड, लेकिन 2 साल के बाद में इनके साथ में बिट्रे करना मतलब धोखा देना, इनके साथ में किसी ने धोखेबाजी की, है ना, या विश्वासघात किया, और इनको क्या किया, ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। ट्रांसपोर्ट करना मतलब ले जाया गया, इनको ले जाया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप, कहते हैं बंदी गृह या बंदी शिविर। वो जगह कैंप जहाँ पे सभी बंदियों को, ठीक है, एक साथ रखा जाता है, तो वो कंसंट्रेशन कैंप है। सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन। ठीक है, हुआ क्या कि वहीं पर उस कंसंट्रेशन कैंप में ही एन फ्रैंक है, वो टाइफस से वो एक्सपायर हो गई थी। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। उसकी सिस्टर जो थी, बड़ी बहन थी, वो भी एक्सपायर हो गई थी, और उसके कुछ ही दिनों में एन फ्रैंक भी एक्सपायर हो गई थी। तो एक 16 साल की उम्र में बहुत ही बुरा समय उसने देखा था। हर फादर ऑटो, इनके फादर का नाम ऑटो फ्रैंक था, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। इस पूरे ग्रुप में सिर्फ सर्वाइव करने वाले कौन बचे थे? इसके फादर बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, हुआ ये कि ये एम्स्टर्डम वापस लौट कर आए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हुआ, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड।
वहाँ पे उन्होंने देखा कि इसकी जो डायरी थी, एन फ्रैंक ने कोई डायरी लिखी थी और वो वहाँ पर सुरक्षित पड़ी थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और एन फ्रैंक के फादर जो ऑटो थे, उनको लगा कि ये बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड, अद्वितीय यूनिक रिकॉर्ड है किसी की डायरी का। ही took action to have it published. उन्होंने इसको छपवाने के लिए प्रयास किए in English under the name of the diary of a young girl. इन्होंने इसको एक टाइटल दिया इसकी डायरी को, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसको क्या किया, छपवा दिया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब ये डायरी का हिस्ट्री क्या है कि एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर ये डायरी उसको दी गई थी, गिफ्ट में किसी ने दी थी। एंड क्रॉनिकल्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, 1942 के जून 12 से इसकी कहानी का, क्रॉनिकल का मतलब होता है टाइम के हिसाब से किसी के इवेंट को लिखना, until its final entry of 1 अगस्त 1942, 1944 के 1 अगस्त तक उसकी फाइनल एक एंट्री उसकी डायरी में हो रखी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 जून 1942 में ये डायरी लिखनी शुरू हुई थी, और लास्ट डेट जब एन फ्रैंक ने कुछ लिखा था वो डेट थी 1 अगस्त 1944। उसके बाद में एन फ्रैंक ने कुछ नहीं लिखा था इसमें। It was eventually translated from its original Dutch into many languages. ये ओरिजिनली लिखी गई थी डच में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसको कई अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और विश्व की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से इसकी गणना शुरू हुई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसकी इस डायरी पे कई फिल्म्स बनी, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, टेलीविजन में भी उसको बताया गया, इस पे कुछ ड्रामा थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी हुई, एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा तक इस पे बनाया गया, बेस्ड ऑन द डायरी, जो सारा डायरी पे बेस्ड था। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इंसाइटफुल का मतलब होता है विचारशील, इसको, इस किताब डायरी को एक मैच्योर लड़की की कहानी या एक बहुत ही विचारशील इंसाइटफुल माइंड की डायरी कहा गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, ये दिन प्रतिदिन उसके जो जीवन था वहां पर, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी पावर जो शक्ति है उसके अंडर में दिन प्रतिदिन जो जीवन था उसका एक बहुत ही अंतरंग, इंटीमेट मतलब गहन, उसका एक वर्णन इसमें मिलता है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, रिनाउंड का क्या मतलब होता है, प्रसिद्ध, मानी जानी मानी, ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और डिस्कस्ड पर्सन में से जानी जाती है उन लोगों में जो होलोकॉस्ट के विक्टिम बने थे, वो लोग जिनको, यहूदियों को जिनको मार दिया गया था, तो उन पीड़ितों में से एन फ्रैंक भी उनमें से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और ज्यादा चर्चित, डिस्कस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चर्चित हो गया, ठीक है, चर्चित, तो चर्चित फिगर्स में से एन फ्रैंक है। तो ये हिस्ट्री आपको बताइए, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि एन फ्रैंक कौन थी, उसने ये डायरी क्यों लिखी थी, किस परिस्थिति में लिखी थी, ये हम इसमें देखते हैं। अब पढ़ते हैं चैप्टर को। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंज का मतलब एक विशेष, अलग, हट करके एक अनुभव होता है डायरी लिखना, फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक कह रही है कि मेरे जैसे के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही एक अलग सा अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, एन फ्रैंक कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो ये कहती है कि इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं लिखा, बल्कि इसलिए क्योंकि अंत में क्या होगा आने वाले समय में, ना तो वो कहती है मैं, नॉर एनीवन एल्स, मैं भी नहीं और दूसरे लोग भी क्या होगा, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड, वो इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेंगे, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स का मतलब होता है विचार, म्यूजिंग्स होता है विचार, ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, 13 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में। वो कहती है ना तो मैं, ना कोई और इंटरेस्ट लेगा, कोई रुचि नहीं लेगा इसमें। Oh well,
इट डजेंट मैटर। फिर वो कहती है क्या फर्क पड़ता है ना। आई फील लाइक राइटिंग, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए, लिखने की इच्छा होती है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ ऑल माई चेस्ट। ये जो बात है ना, थिंग्स, गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट का मतलब मन को हल्का कर लेना। ठीक है। तो एन फ्रैंक कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे मन को हल्का करना है, तो मैं लिख लेती हूँ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इससे मैं रुचि ले या नहीं ले, मुझे मेरे मन को हल्का करना होता है तो मैं लिख लेती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि पेपर में एक पेज होता है, उसमें लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। पेशेंस का मतलब क्या हो गया? धैर्य। पेशेंस हुआ धैर्य। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. ये मुझे तब पता चला जब वो कह रही है, या मैंने ये तब सोचा इस बात के बारे में, जब क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया, निराश। मैं बहुत ज्यादा निराश थी। एंड was sitting at home with my chin in my hands। chin in my hands का मतलब हाथों को ऐसे रख लेना। चिन इन माई हैंड्स, अपने घर पे बैठी थी, निराश बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड का मतलब बिना किसी बहुत ज्यादा उबाऊ स्थिति में, उबाऊपन की स्थिति में होना। ठीक है। लिस्टलेस का मतलब, लिस्टलेस होता है बिना किसी उत्साह या ऊर्जा के, तो उत्साहहीन को बोलते हैं लिस्टलेस। तो बिना किसी उत्साह के एकदम सुस्त। वो कहती है कि मैं अपने घर बैठी थी और बहुत ही निराश थी, हाथों को अपने चेहरे को मेरे हाथों में लिया हुआ, वंडरिंग और एक आश्चर्य के साथ में वेदर टू स्टे इन और गो आउट। अब ये सोच रही थी कि वो कहीं बाहर निकले घर से या घर में ही बैठी रहे, इसके बारे में सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं वहीं रही आखिरकार जहाँ पे मुझे रहना चाहिए था। वो था ब्रूडिंग, विचार मग्न। मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ विचार मग्न रहना है, विचारों में ही रहना है। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। वास्तव में राइटर एन फ्रैंक कहती है कि पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, वो कहती है कि मैं ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है कि मेरी इस डायरी को कोई पढ़े। और किसे पढ़े? दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक, ये डायरी जिसका पूरा जल्द बहुत ही स्टिफ पैक है, जिसका पीठ है वो बहुत ही मजबूती से बनी हुई है, जल्द हो रखी है। ग्रैंडली रेफर टू, जिसको बहुत ही शान से, ग्रैंडली का मतलब शान से क्या कहा जाता है? एज डायरी, जिसको डायरी कहा जाता है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी इस डायरी को कोई पढ़े, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे मेरा कोई एक सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड कह रहा है, सिर्फ फ्रेंड नहीं, मुझे एक सच्चा दोस्त मिल जाए, तब तक मैं चाहती हूँ कि इस डायरी को कोई नहीं पढ़े। इट प्रोबेबली वोंट मेक इट अ बिट डिफरेंस, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई पढ़े नहीं पढ़े। नो, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। वो कहते चलो मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना, वो चीज जिसने मुझे प्रेरित किया डायरी लिखने के लिए। टू मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे सबसे पहले डायरी लिखने के लिए जिस चीज ने प्रेरित किया वो चीज क्या थी? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे कोई मित्र ही नहीं है। तो मेरे कोई मित्र नहीं है, इसी कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। जो बातें मित्र से हो सकती है वो मैंने डायरी से कहने शुरू कर दी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो वो कहती है मैं और इसको स्पष्ट करती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की इस पूरे संसार में अकेली है, तो कोई भी इस बात में विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, एंड फ्रैंक कहती है कि मैं अकेली हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं। एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, मेरी जो बहन है वो 16 साल की है। अब ये 13 की है, वो 16 की है, तो 3 साल बड़ी है सिस्टर। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और इसी कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ पे वो ये डायरी लिख रही है, तो वो कह रही है कि वहाँ पे टोटल 30 लोग और हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार भी है, लविंग आंट्स, जिसमें मेरे प्यार करने वाली आंट्स है। एंड अ गुड होम, एक बहुत ही अच्छा घर भी है मेरा। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग,
अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो मेरे पास में सब कुछ है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। सिर्फ मेरे जीवन में कमी किस चीज़ की है? एक ट्रू फ्रेंड की, एक रियल फ्रेंड की, एक सच्चे दोस्त की कमी है। और वो कहती है कि उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। अच्छे दोस्त होते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो होती है कि हम दोस्तों के साथ में एक अच्छा समय बिताते हैं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। और जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करने के बारे में सोचती नहीं हूँ। मैं सिर्फ क्या बात करना चाहती हूँ? ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। बस आम जीवन की डे टू डे लाइफ की बातों को मैं शेयर करूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि अगर दोस्त होते तो मैं ऐसा ज़रूर करती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। होता क्या है लेकिन कि हम क्या होता है कि किसी के भी इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाते, किसी से इतना घनिष्ठ नहीं हो पाते, इतनी क्लोज नहीं हो पाते। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या होती है। अगर सच्चा दोस्त है तो आप उसको हर कोई बात कहोगे, हर अपनी सीक्रेट्स कहोगे, लेकिन इतना क्लोज किसके जाया जाए? हम किसी के क्लोज जाते ही नहीं है, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। अब ये कहती है कि शायद ये हमारी ही फॉल्ट है, हमारी ही कमी है, फॉल्ट है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है किसी को अपनी निजी बात बताना, किसी को अपने सीक्रेट्स बताना। तो वो कहती है कन्फाइड करना, किसी को अपने सीक्रेट्स ही नहीं बताते हम। तो ये तो कमी हमारी है कि हम अपने किसी को सीक्रेट्स बताते ही नहीं है, निजी बातें बताते नहीं है। इन एनी केस, कोई भी केस हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है जैसा कि हम देख रहे हैं। तो स्थिति वैसी की वैसी है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और शायद ये चेंज होने वाली भी नहीं है, परिस्थितियां जैसे हैं वैसे ही रहेगी, ये बदलने वाली है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसी कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि चूंकि हम किसी के क्लोज नहीं जाते हैं, किसी से ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्लोज सीक्रेट बातें नहीं करते हैं, और ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम क्या करें? तो ये कहता है यही कारण है कि हम क्या है कि हम मैंने वो कहती है कि डायरी लिखनी शुरू की, क्योंकि हम इस परिस्थिति को तो नहीं बदल पा रहे हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस लॉन्ग अवेटेड, वो कहती है कि मुझे एक दोस्त तो चाहिए जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इस फ्रेंड की इमेज को इन्हांस करने के लिए इन माय इमेजिनेशन, अब रियल में तो नहीं है तो इमेजिनेशन में इसकी जरूरत को, इसकी इच्छा को मैं बढ़ाना चाहूँ, तो इसके लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं वो बातें नहीं लिखूंगी जो नॉर्मली लोग लिखते हैं। जॉट डाउन का मतलब क्या होता है? जॉट डाउन होता है लिखना, ठीक है? तो मैं डायरी में वो बातें नहीं लिखूंगी जो नॉर्मली लोग लिखा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं अपनी डायरी को एक अपने दोस्त की तरह मानती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब ये जो किटी नाम है, ये अपने डायरी का नाम लिखा है, ठीक है? इसने डायरी को नाम दिया है किटी। कि चूंकि मैं अपनी बातें कुछ शेयर करना चाहती हूँ, अपने जीवन की कुछ बातें, चूंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो अब मेरी डायरी है वही मेरा दोस्त होगी, जिसको मैं अपनी बातें बताऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ टू किटी। एन कहती है कि मेरी जो ये कहानियां जो मैं किटी को, मेरी डायरी को कहूंगी, हो सकता है कि इसको कोई नहीं समझे। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधे ही, प्लंज का मतलब कूद पड़ना, अगर मैं डायरेक्ट कहानी कुछ कहना ही शुरू कर दूं, कूद पड़ूं, तो हो सकता है लोग नहीं समझेंगे उसको। आई वुड बेटर, तो इसके लिए वो क्या कह रही है कि आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। मैं मेरे जीवन की एक, जीवन के तथ्य कह सकते हो, जीवन कहानी कुछ वो बताना चाहती है। एज मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, चूक यद्यपि मैं, एन कहती है कि मैं मेरे जीवन के बारे में बताना नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत ही नापसंद करती हूँ, पर फिर भी बिना बताए मैं कुछ भी कहानी बताऊंगी तो वो लोग समझेंगे नहीं। तो लोग मेरी कहानी को समझे, इसके लिए लोग मुझे थोड़ा सा जान ले मेरे जीवन के बारे में, तो वो मैं बता देती हूँ। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे फादर सबसे ज्यादा प्रिय जो मेरे है वो फादर है।
आई हैव एवर सीन, मतलब फादर में मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं हो सकता मुझे। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने जब मेरी मदर से शादी की थी तो उनकी एज क्या थी, सिर्फ 36 थी। तो उससे पहले उनकी शादी नहीं हुई थी, इसका मतलब 36 पे उन्होंने शादी की थी। एंड शी वॉज 25 एंड माई मदर शी वॉज 25 ऑफ एज। माई सिस्टर मार्गोट वॉज born इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। और मेरी जो बहन है, बड़ी बहन, उसका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में मेरी बहन का जन्म हुआ। आई वॉज born ऑन 12 जून 1929 और मेरा जो जन्म है वो 1929 में, तो 3 साल बड़ी थी मार्गोट थी वो। और इसका जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी अंटिल आई वॉज 4, 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी। तो 1933 तक वो कहती है कि मैं वहां पर रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 में। वो कहती है कि मेरे फादर एमिग्रेट का मतलब देश छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, देश छोड़कर, छोड़ना और दूसरे देश चले जाना। तो हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर का क्या नाम है, एडिथ। फादर का नाम क्या था, ऑटो। मदर का नाम क्या है, एडिथ। कि तो वो कहती है मेरी मदर एडिथ जो होलैंडर फ्रैंक है, वेंट विद हिम, वो भी उनके साथ गई टू हॉलैंड इन सितंबर, सितंबर में चली गई। व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू ऑकन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर, हमें हमारे ग्रैंडमदर के पास में ऑकन में ही रहना पड़ा, हम वहीं पे रहे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट का क्या हुआ, उसको दिसंबर में उसको भेज दिया गया था हॉलैंड, और मुझे बाद में भेजा गया। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, मतलब बहन तो गई दिसंबर में और 2 महीने 3 महीने बाद में ही फेब में उसको भेज दिया गया था हॉलैंड में। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल, प्लंक डाउन का मतलब क्या होता है, रख दी गई, मुझे रख दिया गया था ऑन द टेबल, टेबल पे, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मेरी बहन का जन्मदिन था मार्गोट का, और उसके जन्मदिन पर, उसके जन्मदिन की टेबल पे वो कहती है कि मेरी बहन को के सामने मुझे एक गिफ्ट के रूप में रख दिया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी, मैंने मोंटेसरी नर्सरी में पढ़ना शुरू किया स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 साल की थी तब मैं वहां पर रुकी। एट विच टाइम, और उस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है, प्रथम कक्षा। तो क्लास जो शब्द है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे फॉर्म का यूज किया है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया फर्स्ट क्लास, तो पहली कक्षा में वो कहती है कि वो उसने कक्षा शुरू की। इन द सिक्स्थ फॉर्म, छठी क्लास में, माय टीचर वाज मिसेस क्यूपरस, मेरी टीचर का नाम क्या था, मिसेस क्यूपरस था, द हेड मिस्ट्रेस, और वो हेड मिस्ट्रेस थी वहां पर। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, मुझे वो जगह छोड़ करके जाना पड़ा, और जब छोड़ करके गए थे तो वो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल का मतलब दुखद विदाई का समय था। और हम दोनों, मेरी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस और मैं, वो कहता है वी वर बोथ इन टीयर्स, हम आंसुओं से भरे हुए थे, रो रहे थे, बहुत ही दुखी थे इस विदाई पर। इन द समर ऑफ 1941, 1941 में, वो कहती है गर्मियों में, ग्रैंडमा फेल इल, वो ग्रैंडमा क्या हुआ, बीमार हुई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, लिटिल का मतलब यहाँ पे नो है, मेरे बर्थडे पर किसी तरीके का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में वो कहती है कि मेरी ग्रैंडमा भी एक्सपायर हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं कितनी बार मेरी दादी के बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 का ये जो मेरा बर्थडे था, was intended to make up for the other, मेकअप करना, मेकअप फॉर समथिंग, मतलब कमी पूरी करना, कि मेरा जो पिछला बर्थडे नहीं मनाया गया था, तो मेरे इस बर्थडे की कमी पूरी करने के लिए ये 42 में मेरा बर्थडे बनाया गया। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट विद द रेस्ट, और मेरी बर्थडे पर केक पर मोमबत्तियों के साथ में एक ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई।
द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अब अच्छे से रह रहे थे। मार्गोट हो गई, ये एन फ्रैंक हो गए और उनके माता पिता। हम चारों अच्छा चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। 20 जून का 1942 की इस डेट पर वो कहती है अब मैं बात करूंगी एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने डायरी को एक सोलम डेडिकेशन, सच्चा समर्पण दिखाती हूँ। डियरेस्ट किटी, इसने किटी डायरी का नाम है, तो ये डायरी है, इसी को वो अपना फ्रेंड मानती थी। ठीक है, तो उसको कहती है डियरेस्ट किटी। और एंटायर क्लास इज क्विकिंग। देखो ये जो डेट लिखी हुई है ना, ये डेट है, डायरी की डेट है, सैटरडे 20 जून 1942। 1942 20 जून सैटरडे को उसने ये कुछ लिखा था, तो उसकी डायरी का ये हिस्सा है। Our entire class is quaking in the boots. Quaking in the boots का मतलब डर से कांपना, याद रखना। Quaking in its boots का मतलब shaking with fear और nervousness. The reason of course, इसका कारण क्या था? क्लास में सारे बच्चे डर से कांप रहे थे। कारण क्या था? Is a forthcoming meeting. एक मीटिंग होने वाली थी आने वाले समय में, in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। जिसमें टीचर्स ये बताने वाले थे, डिसाइड करने वाले थे कि कौन इस क्लास में रहेगा, कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा। तो ये निर्णय होना था, तो हर कोई बच्चा था वो बहुत ही नर्वस हो रखा था, डर से कांप रहा था। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। बेट का मतलब शर्त। आधी क्लास तो शर्त लगाने में तैयार थी। जी एंड आई लाफ आउरसेल्व्स सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। जी एन उसकी एक फ्रेंड का नाम है, उसने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पूरा नाम शायद ये यहाँ नहीं बताना चाह रही थी। तो वो कहती है जी एन और आई, जो मैं खुद, दो लड़कों पर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। वो दो लड़के कौन थे? सी एन एंड जैक्स। सी एन और जैक्स जो है, इन पे ये दोनों बहुत ज्यादा हंस रही थी। हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। जिन्होंने इस शर्त पर कि कौन पास होगा या कौन नहीं होगा, अपने पूरे छुट्टियों की जो बचत थी, हॉलीडे सेविंग्स थी, उसको स्टेक कर देने का मतलब क्या होता है? दाव पर लगा देना। किन दो लड़कों ने, इतने मूर्ख लड़के हैं जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत थी उसको दाव पे लगा दिया इस शर्त पे कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक क्या बातें चलती? ये बातें चलती, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सिर्फ एक दूसरे को कहते कि तुम पास हो जाओगे, वो कहता है मैं पास नहीं होगा, वो कहते तुम पास हो जाओगे, वो कहते मैं पास नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सुबह से शाम तक यही बात चलती रहती है। इवन G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। जब लड़के इतने मूर्ख थे, इसको इतनी ज्यादा बातें इस पर कर रहे थे कि मेरी जो फ्रेंड है जी, जी जिसने नाम बताया है, उसकी प्रार्थना भरी निगाहें, प्लीडिंग ग्लांसेस होती है, वो मान लो कि आंखों से निवेदन कर रही हो, रिक्वेस्ट कर रही हो कि इस बात को खत्म करो। या फिर मैं गुस्से में जो भड़ास निकाल रही थी, है ना, क्रोधपूर्ण भड़ास हो गई, आंखें निकाल के उनके सामने देख रही थी, फिर भी वो काम डाउन करने का मतलब शांत करना, ये इससे भी वो शांत नहीं हो रहे थे। इफ यू आस्क मी, अगर और अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज। डमीज का मतलब होता है मूर्ख। डमीज का मतलब होता है मूर्ख, कि हमारी क्लास में इतने ज्यादा मूर्ख है दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। क्वार्टर का मतलब चौथाई, वन फोर्थ क्लास शायद फेल हो जाए, ऐसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स होते हैं वो इस पृथ्वी के सबसे ऐसे लोग होते हैं जिन पर किसी तरह कोई भविष्यवाणी न की जा सके। अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं है, तो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है वो, टीचर्स है वो। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती है कि मैं मेरी फ्रेंड्स जो है मेरी, उनके, उनको अगर मैं कहूँ, उनको लेकर के, या फिर मेरे बारे में वो कहती है कि मैं किसी तरीके से चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट वरिड कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, उसको लग रहा है कि वो पास हो जाएगी। वी विल मेक इट मतलब वी विल पास, कि हम पास हो जाएंगे। ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डर है, वो है गणित का विषय। एनीवे, चलो कोई नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट। हम क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं अब,
रिजल्ट जो भी है तैयार है, हमें तो रिजल्ट अब मिलना है। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart. हम एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? Not to lose heart. हिम्मत रखने के लिए कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो, ये हम एक दूसरे से कह सकते हैं। I get along pretty well with all my teachers. Get along with somebody का मतलब होता है कि अच्छा संबंध रहना। ठीक है, get along अच्छा संबंध होना। वो कहती है कि मेरे मेरे टीचर्स से लगभग अच्छे ही संबंध रहे हैं। देयर आर 9 ऑफ देम। टोटल देयर आर 9 टीचर्स, 7 मैन एंड 2 वीमेन। 7 तो मेल टीचर्स है और 2 फीमेल टीचर्स है। मिसेस कीसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। ये कोई पुराने फैशन के हैं जो हमारे टीचर है, मिस्टर किसिंग है। वो क्या करते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी, वो मेरे से बहुत ज्यादा, अनॉयड का मतलब परेशान थे, फॉर एजेस लंबे समय से, बिकॉज आई टॉक सो मच। उसका कारण क्या था? कि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद में, वार्निंग्स क्या हो गया? चेतावनियां। तो कई चेतावनियों के बाद में ही असाइंड मी, असाइन का मतलब यहाँ पे देना, उन्होंने मुझे क्या दिया? एक्स्ट्रा होमवर्क दिया मुझे। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने मुझे एक विषय पर, टॉपिक पर एसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए दिया, और निबंध का टाइटल क्या था? एक बातूनी। एक बातूनी पर मुझे कैसे लिखना था। और चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक बातूनी, अब इस पे कोई क्या लिख सकता है? ठीक है, तो ये वो कह रहा है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, लेकिन वो कहती है कि चलो इस पे मैं बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने क्या किया? मेरी नोटबुक पे इस टाइटल को जॉट डाउन का मतलब मैंने अभी बताया ना, लिख लेना, लिखना। तो मैंने एक मेरी नोटबुक पे इस टाइटल को लिख लिया, चैटर बॉक्स। टक्ड इट इन माई बैग, और उसको मेरे बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की का प्रयास किया मैंने। ठीक है, तो मैंने शांत रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा बचा हुआ सारा जो गृह कार्य था वो कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, मेरी नजर पड़ी किस पे? उस ऐसे वाले उस पेज पे, नजर पड़ना, आई है ना, तो मेरी नजर उस पेज पे पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय पर सोचना शुरू किया। वाइल चूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन, मैं मेरे पेन को मेरे मुंह में ऐसे चबाते हुए, च्यू करते हुए, चबाते हुए, मैंने सोचना शुरू किया कि मैं इस चैटर बॉक्स पर अब क्या लिखूं। Anyone could ramble on the leave and leave big spaces between the words. रैम्बल का मतलब होता है इधर उधर की बातें कर देना। इस विषय पर कोई भी इधर उधर की कुछ भी बातें करके कुछ भी बोल सकता है, या फिर क्या कर सकता है? ऐसे लिख रहे हैं तो शब्दों के बीच में स्पेसेस छोड़ करके, है ना, गैप दे दे करके पेज भर दे और कुछ भी लिख दे। बट द ट्रिक वॉज, लेकिन वो क्या चाहती थी? द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब ठोस तर्क। अब हुआ क्या कि ये कोई ठोस तर्क चाहती थी, ठीक है, जिसमें वो क्या प्रूव कर सके? टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ये प्रूव कर सके कि बोलना कितना जरूरी है। वो बातूनी है, लेकिन उसको पता था कि चूंकि मैं बातें करती हूँ इसलिए मुझे ये टाइटल दिया है, तो बातें करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैं एक ठोस तर्क के साथ में लिखना चाहती हूँ। तो उसने इस पर सोचा। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बार बार सोचा। एंड सडनली, अचानक, आई हैड एन आइडिया, और फिर अचानक मुझे एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस मिसेस किसिंग हैड असाइंड मी, मैंने उस टॉपिक पे जो किसिंग ने मुझे ये राइट लिखने के लिए दिया, 3 पेज उस पे लिखे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और फिर मैं क्या हुई? मैं संतुष्ट हो चुकी थी, मैंने जो लिखा था उस पे सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बातें करना एक विद्यार्थी का गुण होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब गुण। एक विद्यार्थी का गुण होता है बातें करना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं इसको क्या करूंगी? मैं इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करूंगी। नियंत्रण करना है ना, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन वो कहती है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। क्योर करने का मतलब इलाज करना।
कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती, मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, इस आदत का। सिंस माई मदर टॉक्स एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी जितना मैं बोलती हूँ उतना ही बोलती थी, इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो बोलती ही थी। एंड दैट्स देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। आप वंशानुगत कोई गुण लेते हो, अपने फादर और मदर से कोई गुण आप में आते हैं, उसका आप इलाज कुछ नहीं कर सकते, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग को मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे उन्होंने बहुत ही हंसी आई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगले ही क्लास में जब मैंने और बातें करनी शुरू कर दी, मैंने और बातें की, ही असाइंड मी सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी। ऐसा कोई बुरी आदत है जिसको सुधार नहीं सकते, तो वो इनकॉरिजिबल होता है। तो अब चैटर बॉक्स की जगह क्या दे दिया? असुधार्य, जिसको कभी सुधारा नहीं जा सके, ऐसा एक बातूनी लड़की, उस पे दे दिया। अब इस पे मुझे कुछ लिखना था। आई हैडेड इट इन, मैंने इसे लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू, अब वो कहती है कि मैंने इस पर भी कुछ ना कुछ लिख दिया, मैंने उसको मिस्टर किसिंग को दिया। मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। 2 क्लास तक तो मिस्टर किसिंग ने फिर भी मुझे अब कुछ नहीं कहा। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन तीसरी क्लास में फिर क्या हुआ? ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब उनके लिए बहुत ही सहन नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा हो चुका था, ज्यादा हो जाना। अब वो सहन नहीं कर सके, सहन न कर पाना, अब वो सहन नहीं कर पाए। एन फ्रैंक, और क्या कहा? एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में इतनी ज्यादा बातें करने के लिए, राइट एन एसे एंड टाइटल, उन्होंने क्या किया, एक अलग से टाइटल ऐसे लिखने के लिए फिर से दिया। उसका टाइटल क्या था? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब ये टाइटल है, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एक बातूनी लड़की जो है वो क्या बोलती है? क्वैक क्वैक क्वैक, क्वैक बतख की आवाज होती है। तो इस पे उन्होंने मुझे कुछ लिखने के लिए फिर से दे दिया, ये आप देख ही सकते हो इसमें। द क्लास रोड, रोड का मतलब यहाँ पे क्लास ने हंसना जोर जोर से शुरू कर दिया। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी बहुत ज्यादा हंसी, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। लेकिन अब समय क्या था कि मैं चैटर बॉक्स पे इतना कुछ लिख चुकी थी कि मैं एग्जॉस्ट का मतलब थक गई थी। माई ingenuity ऑन द टॉपिक, मतलब ingenuity, मेरी जो इस पर स्किल थी, प्रतिभा थी, स्किल थी चैटर बॉक्स पर लिखने की, वो एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना भी होता है ना, तो खत्म हो चुकी थी। तो मेरी चैटर बॉक्स पे लिखने की जो योग्यता थी, प्रतिभा थी, वो अब समाप्त हो चुकी थी और मैं थक चुकी थी इस पर लिखने से। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब कुछ और मुझे करना था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो सच में कुछ ओरिजिनल हो, नया हो। माई फ्रेंड सेन, अब उसकी कोई फ्रेंड थी सेन, हु इज गुड एट पोएट्री, जो कविता लिखने में बहुत एक्सपर्ट थी, अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद के लिए ऑफर किया। टू राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि मैं इस जो ऐसे लिखना है उसको शुरुआत से एंड तक मैं किस में लिखूं? वर्स में, मैं उसको कविता में लिखूं। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, शायद मिस्टर किसिंग मेरा मजाक बनाना चाह रहे थे विद इस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद, रिडिकुलस हो गया हास्यास्पद विषय पर, अ, मेरा मजाक बनाना चाहते चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मजाक मेरा नहीं, उनका खुद का बन जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने मेरी पोएम खत्म की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, एक बहुत ही अच्छी सुंदर कविता लिखी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये किस पे? एक बतख की कहानी थी, माँ बतख की कहानी थी, एंड अ फादर स्वान, और एक
हंस पिता की कहानी थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बच्चे थे, छोटे बच्चे बतख थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिन इन तीनों को उनके फादर जो थे, फादर स्वान थे, उन्होंने चोंच मार मार करके इनको मार दिया था, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, काव काव की आवाज करते थे। लकीली अब क्या हुआ, ये ऐसे उसने एक कविता लिख दी जिसमें एक बतख है माँ और एक हंस पिता है, जिनके 3 बच्चे हुए, तीनों जो छोटे बतख थे, उनको पिता हंस ने चोंच मार मार करके मार दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काव काव करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब जब इन्होंने, मिस्टर किसिंग ने इसको पढ़ा, इस पूरी कविता को पढ़ा, तो उन्होंने उसको बहुत ही सही मायनों में लिया। ही रेड, उन्होंने पढ़ा द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस कविता को क्या किया, सारी क्लास को पढ़ाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, इस पे अपनी कुछ और टिप्पणी भी लिखी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उन्होंने इस कविता को दूसरी कक्षाओं में भी जाकर सुनाया। सिंस देन, और तब से, सिंस देन का मतलब तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बोलने के लिए मुझे अनुमति दे दी गई, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद में मेरे टीचर मिस्टर किसिंग ने मुझे किसी तरीके का एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कंट्री मतलब इसके विपरीत, ऑन द कंट्री मतलब इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों जो मेरे टीचर हैं मिस्टर किसिंग, वो खुद भी बहुत ज्यादा जोक्स सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं क्लास में, अब वो इतनी सीरियस नहीं रहते। तो ये एन फ्रैंक जो है, उसने अपनी लाइफ का एक चैप्टर है वो उसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये उनकी डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, निकाला हुआ हिस्सा है, जिसमें थोड़ा सा स्लाइट अडेप्टेशन किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एन फ्रैंक, उसकी डायरी का एक हिस्सा है जो अलग अलग डेट्स पे उसने लिखी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी इसमें डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, आगे वाले चैप्टर भी जल्द ही आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।